हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप MPNHM स्टाफ नर्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF परचेज करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर कॉन्टैक्ट करके आप PDF परचेज कर सकते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। आज के वीडियो में हम नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस पर जो है क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेगासोसिस। यहाँ पर पूछा गया है कि बेगासोसिस के लिए कौन सा एजेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। एक प्रकार की ऑक्यूपेशनल डिसीज है, ये ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स डिसीज में आता है। ऑप्शन नंबर ए इज स्मोक, ऑप्शन नंबर बी इज सिलिका, ऑप्शन नंबर सी इज शुगर केन डस्ट एंड ऑप्शन नंबर डी इज कोल। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो बेगासोसिस है वो इनमें से कौन से एजेंट की वजह से होता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, शुगर केन डस्ट। बेगासोसिस जो डिसीज कंडीशन है वो शुगर केन डस्ट के कारण होती है। उसके बाद पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर रिस्क फैक्टर फॉर कैंडिडियासिस ऑफ ओरल कैविटी। यहाँ पर पूछा गया है कि ओरल कैविटी में होने वाले कैंडिडियासिस के लिए कौन सा रिस्क फैक्टर हो सकता है इनमें से। ऑप्शन नंबर ए इज पुअर पर्सनल हाइजीन, ऑप्शन नंबर बी इज अल्कोहलिज्म, ऑप्शन नंबर सी इज थायमीन डेफिशिएंसी एंड ऑप्शन नंबर डी इज स्मोकिंग। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो ओरल कैविटी में होने वाला कैंडिडियासिस है उसके लिए इनमें से कौन सा रिस्क फैक्टर हो सकता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, पुअर पर्सनल हाइजीन। अगर पर्सनल हाइजीन मेंटेन ना की जाए, पुअर पर्सनल हाइजीन है तो उसके कारण ओरल कैविटी में कैंडिडियासिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एंथ्राकोसिस इज कॉज्ड ड्यू टू द इनहेलेशन ऑफ। यहाँ पर पूछा गया है एंथ्राकोसिस जो है वो इनमें से कौन सी चीज़ के इनहेलेशन की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर ए इज कोल पार्टिकल्स, ऑप्शन नंबर बी इज शुगर केन डस्ट, ऑप्शन नंबर सी इज कॉटन डस्ट एंड ऑप्शन नंबर डी इज सिलिकॉन डस्ट पार्टिकल्स। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो एंथ्राकोसिस है वो किस चीज़ के इनहेलेशन की वजह से होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, कोल पार्टिकल्स। कोल पार्टिकल्स के इनहेलेशन की वजह से एंथ्राकोसिस डिसीज कंडीशन होती है। ये भी एक प्रकार का ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स डिसीज में आता है। उसके बाद पूछा हुआ है अपीयरेंस ऑफ ब्यूटान्स लाइन इज इन लेड पॉइजनिंग इज। यहाँ पर पूछा गया है कि लेड पॉइजनिंग की वजह से जो ब्यूटास लाइन डेवलप होती हैं, अपीयर्स होती हैं, वो इनमें से कौन सी लाइन को कहा जाएगा, कहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। ऑप्शन नंबर ए इज ब्लूइश पर्पल लाइन ऑन गम्स, जो गम्स में ब्लूइश पर्पल लाइन होती है उसे कहते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर बी ग्रीनिश कोटिंग ऑन गम्स, गम्स में ग्रीनिश कोटिंग हो जाती है, या फिर ऑप्शन नंबर सी ब्राउन स्टेन ऑन टीथ, टीथ में ब्राउन स्टेन्स हो जा देखने को मिलते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी पेल पिंकिश गम्स, या फिर जो गम है वो पेल और पिंकिश कलर के दिखाई देते हैं। बोर्टन्स लाइन हमें बताना है कि बोर्टन्स लाइन अपीयरेंस हमें इनमें से कहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ब्लूइश पर्पल लाइन ऑन गम्स। गम्स में जो है ब्लूइश पर्पल लाइन देखने को मिलती है। बर्टन्स लाइन जो लेड पॉइजनिंग का जो है साइड इफेक्ट रहता है, जिसमें यहाँ पर आप इमेज में दिख सकते हैं इस तरीके से जो गम्स रहते हैं उनमें ब्लूइश पर्पल डिस्कलरेशन देखने को मिलता है।
जिसे ब्यूटॉन्स लाइन कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कंटिन्यूअस वॉमिटिंग कैन लीड्स टू, यहाँ पर पूछा गया है यदि किसी पेशेंट को कंटिन्यूअस वॉमिटिंग हो तो इनमें से कौन सी कंडीशन डेवलप हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए इज़ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ऑप्शन नंबर बी इज़ रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, ऑप्शन नंबर सी इज़ मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। तो यहाँ पर हमें बताना है कंटिन्यूअसली यदि वॉमिटिंग हो रही है तो उसकी वजह से इनमें से कौन सी कंडीशन अराइज हो सकती है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की कंडीशन डेवलप होती है अगर कंटिन्यूअसली वॉमिटिंग हो तो जो H+ आयन है वो क्या होते हैं, लॉस होते हैं, जिस वजह से मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की कंडीशन अराइज होती है। उसके बाद पूछा गया है स्कॉच स्वैब टेस्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई, यहाँ पर पूछा गया है जो स्कॉच स्वैब टेस्ट है वो किस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज टैप वॉर्म, ऑप्शन नंबर बी इज पेन वॉर्म, ऑप्शन नंबर सी इज एंजियोस्टोमा एंड ऑप्शन नंबर डी इज क्रिप्टोस्पायरोडियम। तो यहाँ पर हमें बताना है स्कॉच स्वैब टेस्ट जो है वो कौन से यहाँ पर पैरासाइट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी पिन वॉर्म। पिन वॉर्म को आइडेंटिफाई करने के लिए स्कॉच स्वैब टेस्ट कराया जाता है। पिन वॉर्म जो है एक प्रकार का थ्रेड वॉर्म या सीट वॉर्म भी इसे कहा जाता है, पैरासिटिक वॉर्म है और इसे आइडेंटिफाई करने के लिए एनल एरिया से जो है स्वैब टेस्ट लिया जाता है जिसे स्कॉच स्वैब टेस्ट कहते हैं। उसके बाद पूछा गया है एज पर WHO ब्लाइंडनेस इज इफ विजुअल एक्विटी लेस देन, यहाँ पर पूछा गया है WHO के अकॉर्डिंग हम ब्लाइंडनेस कब कंसीडर करेंगे जब विजुअल एक्विटी कितने से लेस देन रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए is 6/18, ऑप्शन नंबर बी is 6/24, ऑप्शन नंबर सी is 3/60 एंड ऑप्शन नंबर डी is 6/60। तो यहाँ पर हमें बताना है कि ब्लाइंडनेस जो है वो WHO के अकॉर्डिंग कब कंसीडर किया जाएगा, कितना विजुअल एक्विटी कम रहना चाहिए तब। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी 3/60। यदि 3/60 तक विजुअल एक्विटी जो है इससे कम हो तो उसे WHO के अकॉर्डिंग ब्लाइंडनेस की कंडीशन में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है पेलेग्रा इज कैरेक्टराइज्ड बाय 3Ds, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब 3Ds ऑफ पेलेग्रा। यहाँ पर पूछा गया है कि पेलेग्रा जो है वो 3Ds के द्वारा कैरेक्टराइज किया जाता है। तो यहाँ पर इनमें से कौन से 3Ds हैं जो कि पेलेग्रा में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज डायरिया, डर्मेटाइटिस एंड डिमेंशिया, ऑप्शन नंबर बी इज डेल्यूशन, डायरिया एंड डिमेंशिया, ऑप्शन नंबर सी इज डिफॉर्मिटी, डेल्यूशन एंड डेविएटेड सेप्टम एंड ऑप्शन नंबर डी इज डिमेंशिया, डेल्यूशन एंड डिसआर्टिकुलेशन। तो यहाँ पर हमें पेलेग्रा में कौन से 3Ds आते हैं उन्हें बताना है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए डायरिया, डर्मेटाइटिस एंड डिमेंशिया। डायरिया, डर्मेटाइटिस एंड डिमेंशिया के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं पेलेग्रा वाली कंडीशन में और पेलेग्रा जो है ये विटामिन B3 नाइसिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। उसके बाद पूछा गया है एस्बेस्टोसिस इज, एस्बेस्टोसिस कौन सी कंडीशन को कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज अ वाटर बॉर्न डिसीज, ऑप्शन नंबर बी इज एन ऑक्यूपेशनल डिसीज, ऑप्शन नंबर सी इज एन एयर बॉर्न डिसीज एंड ऑप्शन नंबर डी इज अ फूड बॉर्न डिसीज। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो एस्बेस्टोसिस है वो कौन सी डिसीज कंडीशन है।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, एन ऑक्यूपेशनल डिसीज़। जो एस्बेस्टोसिस है ये एक प्रकार की ऑक्यूपेशनल डिसीज़ है, जिसमें जो कि एक लंग डिसीज़ है, जिसमें एस्बेस्टोस के जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें इनहेल करने की वजह से ये कंडीशन अराइज होती है। और एस्बेस्टोस जो है एक प्रकार के मिनरल्स होते हैं, टिनी फाइबर्स लाइक मिनरल्स होते हैं, जिनकी वजह से एस्बेस्टोसिस डिसीज़ कंडीशन होती है। उसके बाद पूछा गया है स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस इन एक्सरे ऑफ एन एडल्ट मेल सजेस्ट। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि एक एडल्ट मेल के एक्सरे में स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस देखने को मिल रहा है तो वो कौन सी कंडीशन हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए इज एस्बेस्टोसिस, ऑप्शन नंबर बी इज साइड्रोसिस, ऑप्शन नंबर सी इज एंथ्राकोसिस एंड ऑप्शन नंबर डी इज सिलिकोसिस। तो यहाँ पर हमें बताना है कि स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस जो है एक्सरे में देखने को मिल रहा है तो वो कौन सी कंडीशन हो सकती है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, सिलिकोसिस। सिलिका जो होता है, सिलिका के इनहेलेशन की वजह से जो है स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस देखने को मिलता है लंग्स में, जिस डिसीज़ कंडीशन को सिलिकोसिस कहा जाता है। और यहाँ पर जो और ऑप्शंस दिए गए हैं, साइड्रोसिस देख लेते हैं। साइड्रोसिस किसे कहा जाता है, तो साइड्रोसिस जो है जो आयरन पार्टिकल्स या मेटेलिक पार्टिकल्स को इनहेलिंग करने की वजह से डिसीज़ अराइज होती है, उसे साइड्रोसिस कहा जाता है। और एंथ्राकोसिस डिसीज़ कंडीशन जो है इसमें एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन इन द लंग्स ड्यू टू रिपीटेड एक्सपोजर ऑफ एयर पॉल्यूशन और इनहेलेशन ऑफ स्मोक। जो लोग बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन और स्मोक के कांटेक्ट में रहते हैं, एक्सपोजर में रहते हैं, उन लोगों के लंग्स में कार्बन का एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिससे एंथ्राकोसिस कहा जाता है। उसके बाद पूछा गया मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर फॉर हाइपरटेंशन इज़। यहाँ पर पूछा गया है कि हाइपरटेंशन के लिए रिस्क फैक्टर बताना है जो कि मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, मॉडिफाई किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ एथनिसिटी, ऑप्शन नंबर बी इज़ एज, ऑप्शन नंबर सी इज़ सेक्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ ओबेसिटी। तो यहाँ पर हमें मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर बताना है हाइपरटेंशन का। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, ओबेसिटी। ओबेसिटी जो है वो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, इसे मॉडिफाई किया जा सकता है। हाइपरटेंशन के लिए ये क्या रहेगा, रिस्क फैक्टर रहेगा, और इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, वेट लॉस किया जा सकता है हाइपरटेंशन से प्रिवेंट करने के लिए। उसके बाद पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रेफर्स टू अ फंगल इन्फेक्शन ऑफ द फुट। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि फुट में फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके लिए कौन सी टर्म यूज़ की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज़ टीनिया कैपिटिस, ऑप्शन नंबर बी इज़ टीनिया कॉर्पोरिस, ऑप्शन नंबर सी इज़ टीनिया पेडिस एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ टीनिया क्रूरिस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, टीनिया पेडिस। टीनिया पेडिस की कंडीशन कहा जाता है यदि फुट में फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो उसे टीनिया पेडिस कहते हैं। टीनिया कैपिटिस ऐसी कंडीशन होती है यदि स्कैल्प में फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो उसे टीनिया कैपिटिस कहा जाता है। यदि स्किन में रैशेज हो रहे हैं तो उसको टीनिया कॉर्पोरिस कहा जाता है। और टीनिया क्रूरिस ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जेनाइटल एरिया में फंगल इन्फेक्शन देखा जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टीनिया पेडिस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया इज। इंडिया में होने वाला ब्लाइंडनेस का सबसे मोस्ट कॉमन क्या कारण हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज कैटरेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज ट्रैकोमा, ऑप्शन नंबर सी इज विटामिन ए डेफिशिएंसी एंड ऑप्शन नंबर डी इज ग्लूकोमा। तो यहाँ पर हमें बताना है कि इंडिया में ब्लाइंडनेस जो है मोस्ट कॉमन कॉज क्या है ब्लाइंडनेस का।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए कैटरेक्ट। कैटरेक्ट जो है ये इंडिया में ब्लाइंडनेस का सबसे फर्स्टली 66% कॉज जो है इंडिया में ब्लाइंडनेस होने का वो कैटरेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बेस्ट मेथड ऑफ स्क्रीनिंग फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ कार्सिनोमा ब्रेस्ट इन वुमन एज्ड अबव 40 ईयर्स इज। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि एक वुमन है जिसकी एज 40 ईयर्स से ज़्यादा है और ब्रेस्ट कैंसर कार्सिनोमा को डिटेक्ट करने के लिए जो बेस्ट मेथड है वो पूछी गई है, स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए कौन सी बेस्ट मेथड यूज़ की जानी चाहिए अर्ली डिटेक्शन के लिए ब्रेस्ट कार्सिनोमा के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज़ रेगुलर एक्सरे, ऑप्शन नंबर बी इज़ अ सेल्फ एग्जामिनेशन, ऑप्शन नंबर सी इज़ मैमोग्राफी एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ रेगुलर बायोप्सीज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी मैमोग्राफी। मैमोग्राफी जो टेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट है ये बेस्ट मेथड है अर्ली डिटेक्शन करने के लिए वुमेन्स में ब्रेस्ट कार्सिनोमा के लिए वो 40 ईयर से अबव हो तब। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ग्यूथेरी टेस्ट इज डन इन न्यूनेट फॉर मास स्क्रीनिंग ऑफ। यहाँ पर पूछा गया है कि जो ग्यूथेरी टेस्ट है वो न्यूनेट में कौन से डिसीज़ कंडीशन की स्क्रीनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ न्यूनेटल हाइपोथायरॉयडिज्म, ऑप्शन नंबर बी इज़ फेनाइल कीटोयूरिया, ऑप्शन नंबर सी इज़ हीमोग्लोबिनोपैथीज एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ कंजेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ हिप। तो यहाँ पर हमें बताना है ग्यूथेरी टेस्ट जो है वो न्यूनेट्स में कौन सी डिसीज़ कंडीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी फेनाइल कीटोन्यूरिया। फेनाइल कीटोन्यूरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए स्क्रीनिंग करने के लिए ग्यूथेरी टेस्ट यूज़ किया जाता है। ये एक प्रकार का बर्थ डिफेक्ट है जिसमें जो अमीनो एसिड होता है, जो फेनिललानाइन नाम का जो अमीनो एसिड होता है ये बॉडी में बिल्डअप हो जाता है जिसकी वजह से फेनाइल कीटोन्यूरिया डिसीज़ कंडीशन डेवलप होती है। तो इसे आइडेंटिफाई करने के लिए ग्यूथेरी टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। तो आज के वीडियो में हमने नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। यदि आप और क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है, वहां पर जाकर आप और क्लासेस देख सकते हैं। और यदि आप MPNHM स्टाफ नर्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF परचेज़ करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप PDF परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू।